अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आपको आज की इस वीडियो का टॉपिक पता चल गया होगा। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ आज की इस वीडियो का टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना ये चाहूँगी कि ज़िंदगी में कोई भी काम करना तो उसके लिए सबसे पहले उसूल बनाए जाते हैं। और उसूल क्यों ज़रूरी होते हैं? उसूल इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि रूल्स और असूल हमें जो है ना एक्चुअल रिज़ल्ट लाने में हमारी मदद करते हैं, हमारे माइंड को डाइवर्ट नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ज़िंदगी में उसूल ना बनाए जाए तो ज़िंदगी में अफरा तफरी मच जाए। अगर ट्रैफिक रूल्स, छोटी सी एग्जांपल दूंगी, ट्रैफिक रूल्स बने, अगर ट्रैफिक रूल्स ना हो तो सड़कों पे आप जस्ट इमेजिन कि अगर ट्रैफिक रूल्स ना हो, रेड लाइट ग्रीन लाइट येलो लाइट का तस्वर ना हो तो सड़कों पे क्या हाल बनेगा। हर जगह अफरा तफरी मच जाएगी। रूल्स बेसिकली हमारे माइंड को डाइवर्ट नहीं करते हैं, हम एक मतलब खुद के लिए एक रास्ता बना लेते हैं, खुद के लिए एक पाथ बना लेते हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने चलना, जिस पे हम पहले से एक प्लान बना लेते हैं कि जो ये प्लान अगर हम फॉलो करेंगे, ये रूल्स हम फॉलो करेंगे तो हम अपने एक्चुअल रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली रूल्स जो है ना हमें एक्चुअल रिजल्ट लाने में हमारी मदद करते हैं, हमारे माइंड को डाइवर्ट नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके 3 महीने के बाद पेपर है, आप क्या करते हो? 3 महीने पहले एक स्टडी टाइम टेबल बना लेते हो कि मैं अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करूँगी तो मैं 3 महीने के बाद जब पेपर देने जाऊँगी तो मुझे वो मेरा एक्चुअल रिज़ल्ट मिल जाएगा जो मैं चाह रही हूँ। अब आपने टाइम टेबल बना लिया लेकिन आपने उसे फॉलो नहीं किया, एंड पे क्या आपको वैसा रिज़ल्ट मिलेगा? जब तक आपका इनपुट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि आपको आपका आउटपुट स्ट्रॉन्ग मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो रूल्स इसलिए ज़रूरी है कि वो आप में कंसिस्टेंसी लेकर आते हैं, आपको आपका एक्चुअल रिजल्ट देते हैं अगर आप उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अमेरिकन्स इस वक्त जो हैं टॉप पे हैं। क्यों टॉप पे है? क्योंकि वो अपने रूल्स की पाबंदी करते हैं। उन्होंने हर छोटे छोटे काम के लिए रूल्स बनाए हुए हैं जिन्हें वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और अगर कोई वो रूल तोड़ता है तो वो अच्छी खासी उसको पनिशमेंट देते हैं। और उनकी पनिशमेंट कोई छोटी पनिशमेंट नहीं होती। कभी जाना बाहर के मुल्कों में, वहाँ पे जाके कोई रूल तोड़ना। मैं पिछले दिनों में ना एक गाड़ी की वीडियो देख रही थी, तो उसमें एक पर्सन कहता है कि मैं ना नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था और मैंने ना अपनी एक गाड़ी यहाँ पार्क की, और पार्क करने के बाद उसकी गाड़ी, वो कहता मैं लेट हो रहा था नमाज के लिए और मैंने ना गाड़ी गलत जगह पे पार्क कर दी। मैंने मतलब गलती उसकी थी, वो मान रहा है। कहता है मैं सिर्फ ये थोड़ी देर के लिए ही मतलब नमाज पढ़ के आई हूँ, फ़र्ज़ नमाज ही मैंने पढ़ी, और मैंने आके देखा मेरी गाड़ी पे ना एक लेटर पड़ा हुआ है जिस पे लिखा हुआ था कि आपका इतना चालान हो गया, और उसको चालान भी अच्छा खासा हुआ था। वो कहता है इतनी सी गलती पे उसे इतना बड़ा चालान, तो क्या वो चालान के पैसे नहीं देगा? अगर नहीं देगा तो उसकी गाड़ी रख ली जाएगी। उधर रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए, इसी वजह से उनका हर काम सक्सेसफुल होता है। दूसरा ये कि आपको सही चीज़ में और गलत चीज़ में फ़र्क करना लाजमी आना चाहिए। आपको सही और गलत की पहचान लाजमी होनी चाहिए, और कभी भी गलत चीज़ के सामने नहीं झुकना। जो गलत बात है उसके सामने डट जाएं। इसकी ना बहुत अच्छी एग्जाम्पल है इस्लाम में, करबला की जंग बहुत अच्छी मिसाल है। इससे ज़्यादा अच्छी मिसाल मैं नहीं दे सकती कि इमाम हुसैन ने अपने सर कलम कर दिए थे लेकिन वो बुराई के लिए नहीं झुके थे, यजीद के सामने नहीं झुके थे। तो बस आपने इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है, और इन दो चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपने किसी भी काम को शुरू किया करें, वो काम हमेशा सक्सेसफुल होता है। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में लीड जनरेशन पहला स्टेप होता है। लीड जनरेशन का मतलब होता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, बेसिकली कस्टमर की अटेंशन को गेन करना लीड जनरेशन कहलाता है। कस्टमर, हम इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, लीड जनरेशन को सिंपली बोला जाता है गेनिंग अटेंशन ऑफ कस्टमर इज़ कॉल्ड लीड जनरेशन। अच्छा, लीड जनरेशन में पहला स्टेप होता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग ये होता है कि आपने कस्टमर्स को फाइंड कैसे करना, और हमें ये भी पता है ऑनलाइन कस्टमर फाइंड करने के लिए हमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे मूव करना पड़ता है। सबसे पहले तो फेसबुक आता है। फेसबुक नंबर 1 प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया मार्केटिंग में। तो फेसबुक से हम लोग जाते हैं और प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। उसके बाद बात आती है, उसके बाद आपकी मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आपने मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है, कस्टमर की अटेंशन को गेन करना। जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, जो इंटरेस्टेड कस्टमर होते हैं, आपको वो चाहिए होते हैं, यानी जो इंटरेस्टेड मार्केटर्स हैं हमें वो चाहिए अपने काम के लिए। अब क्या करना होता है, उनके लिए आपको उनके रेलेवेंट पोस्ट लगानी पड़ती है। जो हम लोग जिस चीज़ को फाइंड आउट कर रहे होते हैं ना, जैसे हमें कस्टमर चाहिए, हम उसके रेलेवेंट मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग किस तरह से करनी है? वीडियोज़ हैं। सबसे पहले ना प्रोस्पेक्टिंग में सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में इन सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल्स से काम शुरू करना होता है। अपनी प्रोफाइल्स को वेल ऑप्टिमाइज, वेल प्रोफेशनल प्रोफाइल, आपकी डिस्प्ले पिक्चर बहुत हाईली प्रोफेशनल होनी चाहिए, एलिगेंट सी पिक्चर लगाएं। उसके बाद अपनी प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करें। प्रोस्पेक्टिंग के बाद जब आपकी डिजिटल मार्केटिंग या मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग आप शुरू करते हो ना, तो आपने सबसे पहले खुद से शुरू कर मतलब अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम शुरू करना है। 3 से 4 घंटे मैक्सिमम जो है ना आप अपनी प्रोफाइल को दिया करो। दिन में 1 घंटा
सुबह दे दिया, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा शाम में अपनी प्रोफ़ाइल को टाइम दें। आपकी प्रोफ़ाइल आपकी पहचान है, आपके बिज़नेस को बताती हैं, आपके समझ लें कि आपका जो भी ब्रांड है ना, उसको वो एक पहचान बन जाती है आपकी प्रोफ़ाइल आपके ब्रांड की। तो आपने अपनी प्रोफ़ाइल के ऊपर डेली बेसिस पे 3 से 4 पोस्टिंग लाज़मी करनी है और अच्छे तरह से करने हैं। जो एक पोस्ट करने का तरीका है, बहुत सारे लोगों को तो पोस्टिंग का मतलब तरीका ही नहीं पता कि पोस्टिंग करनी कैसे है। तो आपने पहले मार्केटिंग करने से पहले ना आपको जो वेबसाइट पे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं उनसे थोड़ा कुछ सीखना पड़ेगा। 15 से 20 डेज़ जो आपके स्टार्टिंग डेज़ होते हैं ना, उनमें आपने खुद को ना डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स खुद सिखानी है। कोर्सेज़ को देख के खुद को खुद ट्रेन करें। अगर आपको लगता है कि अब आपने सही काम शुरू किया ना, तो अभी से आप अपने आप को ट्रेन करो डिजिटल मार्केटिंग के लिए कि पोस्टिंग करनी कैसे, तरीका क्या है भई इसका। एक देखा होगा, एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं और दूसरी जगह बिल्कुल ही डाउन सी पोस्टिंग होती है। तो आपने पता है क्या करना है, अब आपने प्रोफेशनल पोस्टिंग की तरफ जाना है और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप प्रोफेशनल पोस्टिंग के लिए ना बाहर के ग्रुप्स जॉइन करो, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा हाईली प्रोफेशनल वे में वो लोग पोस्ट कर रहे होते हैं। उनके बिजनेसेस ग्रुप को जॉइन करो, उन डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट ग्रुप्स जॉइन करो, उनके बाहर के सारे, वहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा। कंटेंट के साथ साथ ना आपको सीखने को मिलेगा, सीखने के साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि मैंने इमेज ऐड कैसे क्रिएट करनी है। वीडियो, अब तो वीडियो ना टॉप ट्रेंड, इंस्टाग्राम पे इन चीज़ों के बारे में भी बहुत अवेयरनेस दी जा रही है अब। और ये है कि वीडियो जो है ना कंटेंट ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि वीडियो में ना लोग अच्छे से समझ पाते हैं, इसलिए वीडियो कंटेंट को अब ज़्यादा अच्छा समझा, ज़्यादा उसको प्रेफरेंस मिल रही है। तो अब आपने ना अपनी कंटेंट मार्केटिंग को अच्छा करना है। उसके बाद आ जाता है आपका कंटेंट क्रिएशन के बाद जो है ना, आप लोगों ने यूनिक एड्स क्रिएट करने, वो वाले एड्स नहीं क्रिएट करने के महाना इतना कमा लें, ये कमा लें, नहीं। अब हम लोगों ने अपने अब हमने अपनी कंटेंट मार्केटिंग अच्छी करनी है और वो कैसे करनी है इसके बारे में गूगल पे भी इसके बारे में बुक्स हैं, गूगल पे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। डिजिटल मार्केटिंग के जो हमारे कोर्सेज़ हैं उनमें भी कंटेंट मार्केटिंग के हवाले से डिस्कस किया गया है। और कंटेंट मार्केटिंग जो है ना, ये पढ़ने सुनने से नहीं आती है, ये जब आप इसे प्रैक्टिकली करते हो ना, ये आपको तब आती है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो ना कि इंग्लिश सीखने के लिए आप कोर्सेज़ के लिए जाते हो, तो इंग्लिश तब नहीं आती है जब आप उसको सीखने के लिए जाते हो। इंग्लिश पता कैसे आती है, मिसाल के तौर पे एक बहुत ही अनपढ़ सा बंदा है, वो यहाँ से शिफ्ट हुआ बाहर के मुल्क, लेकिन वो इंग्लिश आपसे भी अच्छी बोल लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इंग्लिश प्रैक्टिस में वो डेली बेस पे वो चीज़ बोल रहा है और मज़ीद इम्प्रूव हो जाता है। तो क्या है कि जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस में लेकर आते हैं ना, वो तब इम्प्रूव होती है। तो कंटेंट मार्केटिंग भी उन्हीं में से एक है। जब तक आप अपने एड्स के ऊपर, और आपने इसको प्रैक्टिस पता है कैसे करनी है, आप डिफरेंट इमेज ऐड क्रिएट करो। डिफरेंट एड्स जब आप क्रिएट करते हो ना, तो आपके कंटेंट वहीं से जो है आपको, जब वो चीज़ें प्रैक्टिस में आना शुरू होती हैं ना, तो वो वहीं से सही होना शुरू हो जाती हैं, इम्प्रूव होना शुरू हो जाती हैं। अब मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे एक अपना कंटेंट दिखाती हूँ, जो मैंने कंटेंट अब स्टार्ट करना शुरू किया कि मुझे कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपनी मिस्टेक्स ही फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर की अटेंशन गेन करने के लिए ज़्यादा रोल प्ले करती है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये इमेज ऐड क्रिएट करने के लिए ना आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल होना बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों के कोर्सेज़ में ग्राफिक डिज़ाइनिंग अवेलेबल है। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग वहाँ से सीख सकते हो, क्योंकि मैंने खुद जो है, पहले तो मैं प्रैक्टिस में थी, मुझे थोड़ी बहुत आती थी, लेकिन मज़ीद मेरी बेहतरी हुई है। वो जैसे वो वहाँ पे बोलते हैं ना सर, मतलब कोर्सेज़ में जिस तरह से उन्होंने सिखाया इलस्ट्रेटर के ऊपर, पीसी में मैंने वो किया हुआ है। देन उसके बाद जो है टूल्स के बारे में उन्होंने बताया, उन टूल्स को आप सर्च करो। टूल्स हैंडलिंग जहाँ पे आपको आ गई ना, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के भी मास्टर बन जाओगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप कैनवा ऐप को भी यूज़ कर सकते हो। कैनवा ऐप में भी बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स आने वाले हैं इन फ्यूचर, क्योंकि कैनवा ऐप भी एक प्रोफेशनल ऐप में कन्वर्ट होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें जो आने वाले टाइम में प्रोफेशनल ऐप्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और कैनवा भी होने वाला है। आपको सारी जो सहूलियात हैं वो ईज़िली आपके मोबाइल एंड फ़ोन पे भी अवेलेबल मिलेंगी। और आप अपने कंटेंट को चेंज भी कर सकते हो, लाइक जैसे मैंने किया वो वी आर हायरिंग, इस तरह से आप डिफरेंट किस्म के कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और अपने कंटेंट को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करो। एक यूनिक कंटेंट होना चाहिए जो कि कस्टमर पे अफेक्ट करे, ठीक है। आपने होपफुली वो पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे कि हमने किन किन चीज़ों पे ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें नोट कर लें। अब हम बात करते हैं कि हमारे ना फेसबुक मार्केटिंग पे आजकल बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लोग फेस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों के ना अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं।
तो मैं बताती हूँ उसकी कुछ रीज़न है। फ़ेसबुक जो है ना मेटावर्स बन गया। मेटावर्स का मतलब होता है एक अलग दुनिया। तो फ़ेसबुक जब से उसने अपना नाम बदला है ना, उसकी पॉलिसीज़ वैसे तो चेंज होती रहती हैं। फ़ेसबुक बेसिकली अपनी कम्युनिटी को ना बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करने लग गई और बहुत उसका ख़्याल रखना शुरू हो गया। फ़ेसबुक अपनी कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना शुरू हो गया, इसलिए उसने पॉलिसीज़ डेली बेसिस पे अपडेट करती रहती है वो। और फ़ेसबुक जब से मेटा में कन्वर्ट हुई है, वो वहाँ पे आपको अपने ब्रांड की प्रमोशन नहीं करने देगी। जहाँ पे आपकी कोई ऐसी इमेज है जिसमें आपके ब्रांड का लोगो लगा हुआ है, तो वो पोस्ट आपके रिस्ट्रिक्ट कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एमटी का कोई डैशबोर्ड यूज़ कर रहे हो, उसमें एमटी का लोगो है ना, वो पोस्ट आपके रिस्ट्रिक्ट कर देगा। उसके बाद आपकी ना, अगर उस पोस्ट पे कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, तो वो आपकी पोस्ट ब्लॉक कर देगा, क्योंकि पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर अब मिनी बैंक नंबर भी कंसीडर किया जाता है। और मिनी बैंक नंबर या मिनी इस तरह के अकाउंट नंबर को वो जो है ना इल्लीगल समझते हैं। इसलिए अगर आप ऐसे नंबर कॉन्टैक्ट नंबर यूज़ करते हो, तो वो आपके पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कोशिश करें अपने पोस्ट पे अपने कॉन्टैक्ट नंबर ना यूज़ करें। अपने कॉन्टैक्ट नंबर की जगह बस ये लिख दिया करें, कॉन्टैक्ट अस फॉर फर्दर डिटेल्स, ये लिख दिया करें। उसके बाद आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, अगर होंगी तो तब भी आपकी पोस्ट रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। अगर तो आप उर्दू में कैप्शंस या लिख रहे हो ना, कंटेंट बना रहे हो, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपकी पोस्ट रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी। लेकिन उर्दू में भी थोड़ा ख्याल किया करें, ग्रामर मिस्टेक्स जो है ना उर्दू में भी मैटर करती हैं, तो वो तब भी आपकी पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और आपका जो कंटेंट है ना, वो मिसलीडिंग ना हो। मिसाल के तौर पे आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे कुछ हो, कुछ कह रहे हैं आप, मार्केट प्लेस पे, फेसबुक के मार्केट प्लेस पे आप कुछ कह रहे हो, उसके बाद लैंडिंग पेज पे आप लोग कुछ पोस्टिंग कर रहे हो, देन उसके बाद यानी आपका फेसबुक पेज जो है उस पर आप कुछ कह रहे हो, उसके बाद आपके जो ग्रुप्स में आप वहाँ जाके कुछ कह रहे हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इससे फेसबुक को लगता है कि आप लोगों को या फेसबुक की कम्युनिटी को मिसलीड कर रहे हो, इसकी वजह से वो आपकी पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो फेसबुक में जहाँ जहाँ मूव करो, आपका कंटेंट बिल्कुल ट्रू हो। और दूसरी बात, ट्रू होने के साथ साथ आप जहाँ भी पोस्टिंग करो, आपने कंटेंट जो है ना आपका बिल्कुल सेम हो जो आपकी प्रोफाइल पे, जो आपका अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्टिंग कर रहे हो ना, तो आपकी हर जगह पे पोस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही हो। इससे क्या होगा कि फेसबुक को पता चल जाएगा कि ये डिजिटल मार्केटर है, ये लोगों को मिसलीड नहीं कर रहा, ये अपनी मार्केटिंग कर रहा है, सिंपल। दूसरा ये कि फ़ेसबुक को आपके कंटेंट से पता चल जाता है, आप जो कैप्शन देते हो, जो आपके इमेज एड्स होते हैं ना, वो मिसलीड ना करें दूसरी तरह से, लोगों को किसी किस्म की गलत इन्फॉर्मेशन ना दो आप। ये मिसलीडिंग कंटेंट में ये भी कंसीडर किया जाता है, तो इससे भी आपने परहेज़ करना है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपनी कंटेंट मार्केटिंग को अच्छा कर लो। जब आप अपनी कंटेंट मार्केटिंग को अच्छा कर लोगे, तो ना तो आपका अकाउंट बैन होगा और ना ही आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होगा। सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि अपनी कंटेंट मार्केटिंग अच्छी कर लें। मल्टी लेवल मार्केटिंग से या इन्वॉल्विंग टाइप की स्कीम फेसबुक अलाउ नहीं करती, जहाँ पे आप लोगों को 10 से 12 लोगों की ज़रूरत आपको पड़ी है। टीम वर्क वाला जहाँ पे काम आ रहा है, वो एमएलएम कंसीडर किया जाता है और एमएलएम को फेसबुक पसंद नहीं करती है। फेसबुक की पॉलिसी में क्लियरली मेंशन है, इसलिए क्या है कि तब भी आपकी पोस्ट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो एमएलएम के होपफुली आपको एमएलएम का तो मतलब पता होगा ना। देखो, डिजिटल मार्केटिंग और एमएलएम ना दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आप लोग ना यहाँ पे खुद को भी खुद मिसलीड कर रहे होते हो। नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एफिलिएट मार्केटिंग हर बंदा कर रहा है, चाहे वो फिजिकली या डिजिटली है। फिजिकली होती ही एफिलिएट मार्केटिंग है। जितने भी लोग कारोबार करें, वो पीछे देखो, अगर किसी की कपड़े की भी दुकान है, वो पीछे मार्केट से या होलसेल से कपड़े लाते हैं, ला के अपनी शॉप पे सेल करते हैं। तो दिस इज कॉल एफिलिएट मार्केटिंग। यही तो एफिलिएट मार्केटिंग है, और क्या। किसी के आप प्रोडक्ट को खुद लाते हो बाय करके, देन उसके बाद उसे सेल कर रहे हो, यही एफिलिएट मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में टीम कमीशन भी मिलता है, कंपनी की तरफ से कमीशन मिल रहा है आपको, यानी कि उसमें आपको एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों मिल रही है। और इस तो मेक श्योर कि आपकी पोस्टिंग एमएलएम से मिलती जुलती ना हो। अगर आपकी पोस्टिंग एमएलएम से मिलती जुलती होगी, तो आपकी पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका तो काम ही सारा एफिलिएट मार्केटिंग का है, तो आप कोशिश करो अपने कंटेंट पे ध्यान दो। जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा, तो आपकी पोस्ट रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी। अब्यूजिव
कंटेंट या फिर कोई पॉलिटिकल कंटेंट है आपका, या अनएथिकल, या कोई ऐसा कंटेंट है आपका जिसमें आप किसी दूसरे पर्सन को टारगेट कर रहे हो या किसी दूसरे नस्ल के लोगों को टारगेट कर रहे हो, ऐसी चीज़ें फ़ेसबुक ने टोटली इलीगल कहा है। और अपनी पॉलिसीज़ में उसने ये बात वाज़ेह की है कि जो कोई ऐसी पोस्टिंग करेगा उसके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, उसे पनिश कर दिया जाएगा। फ़ेसबुक के भी कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फ़ेसबुक आपको फ़ेसबुक यूज़ करने नहीं देगी, ये बात याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम है, उनको अकाउंट उनकी पोस्ट को रीच नहीं मिलती, तो पता है आप क्या किया करो, थोड़ा सा टाइम फ़ेसबुक को दिया करो। अगर आप फ़ेसबुक पे मार्केटिंग करना चाहते हो ना, तो फ़ेसबुक चाहता है कि आप उसकी कम्युनिटी की केयर करो, उसकी यानी कि दोगे तो पाओगे। आप लोगों को लाइक्स दो, कमेंट्स करो, तो उसके बदले में फ़ेसबुक आपको लाइक और कमेंट देगी। इस तरह से है, आपकी पोस्ट को रीच तभी मिलेगा। और आपने किसी भी पोस्ट के ऊपर कोई ऐसा कमेंट नहीं करना जिससे जो बिल्कुल अनएथिकल हो, बिल्कुल मतलब आप सिंपल सा कमेंट दे के, वो इसलिए ताकि आपकी पोस्ट को रीच मिले। तो फेसबुक पे आपने जब फारिग बैठे हो तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों की पोस्ट पे कमेंट करना शुरू कर दो, उन्हें लाइक करना शुरू कर दो, तो फिर आपकी पोस्ट को भी रीच मिलना शुरू हो जाएगी। और फेसबुक इस वजह से भी आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, जब आप बहुत ज़्यादा ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो, जब आप बहुत ज़्यादा पोस्टिंग कर लो ना, तो तब भी फेसबुक आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देती है। आपने इन बातों का ख्याल रखना है ताकि फेसबुक आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट ना कर सके। एट अ टाइम इतने ज़्यादा ग्रुप्स ज्वाइन नहीं करने, एट अ टाइम इतने लोगों को रीच नहीं करना है, एट अ टाइम जो है ना फेसबुक पे इतना काम नहीं करना। साथ साथ आपने इंस्टाग्राम को भी लेके चलें, इंस्टाग्राम पे भी आपको कस्टमर्स मिल जाते हैं अगर आपका कंटेंट अच्छा हो तो। कंटेंट मार्केटिंग बहुत मैटर करती है, इसे ही अच्छा बना लें तो आपके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब हम चलते हैं साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने सेल कंफर्म करनी है ना, तो उसमें आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने एक कस्टमर की नीड को देखना है कि कस्टमर चाह क्या रहा है। बेसिकली आपने मार्केटिंग टेक्टिक्स में ये देखना है कि कस्टमर आपके पास आया है तो वो आपसे प्रोडक्ट यानी कोर्सेज लेने बाय, सिर्फ कोर्सेज बाय करने आए, या फिर आपके साथ बिजनेस करने आए, या फिर आपके साथ एज एन एफिलिएट काम करना चाह रहा है। पहले आपने कस्टमर की नीड को समझना है, और वो कैसे समझना है वो भी मैं आपको आगे बता देती हूँ। अच्छा, आपने अपने कस्टमर को नीड को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्यूशन देने हैं। बहुत ज़्यादा हर बात का आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए, उसके हर सवाल का जवाब विद इन सेकंड्स आपने देना है। उसके बाद उसको ऑनेस्टी के साथ डील करना है, ईमानदारी के साथ अपने कस्टमर को लेके चलना है आगे, ठीक है। और कुछ आपके पास इमोशन बेस्ड जवाब भी होने चाहिए जो कि इमोशन पे बेस्ड करते हो, लाइक एहसास की बात करनी है। देन कस्टमर को ना फैमिली समझ के ट्रीट करें, उसके सामने कोई चीज़ बेचने के बजाय ना उसको अवेयर करें हर चीज़ से, उसको हर तरह की लर्निंग प्रोवाइड करें। कस्टमर की केयर भी करनी है, केयर के सेंस में कि जब आपके साथ कस्टमर अपना कोई पर्सनल मैटर या कुछ ऐसे डिस्कशन कर रहा है ना कि अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर रहा है, तो उसको उसके सल्यूशंस भी बताएं, ठीक है। अब मार्केटिंग टेक्टिक्स के लिए एक पर्सन आ गया और वो प्रोडक्ट कोर्सेज बाय नहीं करना चाह रहा, बल्कि आप लोगों के साथ एज एन एफिलिएट काम करना चाह रहा है, तो उसको आपने पहले हायर करना है, ठीक है। मार्केटिंग टेक्टिक्स को ज्वाइन करने के लिए यानी हमें उसे हायर करना पड़ेगा, और उसे हायर करने के लिए हमें उसके 2 इंटरव्यू लेने पड़ेंगे। एक पहला बेसिक इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा, जैसे आप किसी जॉब के लिए जाते हो तो आपको इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं, सेम ऐसे ही आप लोगों ने भी लेने, वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस ज़रूरी है। हायरिंग के ये कुछ स्टेप्स हैं, ये लिख लें कहीं पे। सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। आपने अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, आप एक लाइव वॉइस भी सेंड कर सकते हो, और दूसरा ये कि आपने बताना है कि मेरा नाम ये है, मैं बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ और मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने उसे बतानी है, ठीक। आपने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है जिसमें आपने सर या मैम कह के उनसे पूछना, उनका नाम, उनका जीमेल और इस तरह की चीज़ें कि उनका पास्ट वर्क क्या था, करंट वर्क क्या है, और उनके पास डिजिटल मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। क्योंकि ये वाले सवाल आपने इंग्लिश में करने हैं कि डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग फील्ड, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह से आपने उनसे सवाल करने। वो फिर आपको बताएगा कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपने कहना डू यू वांट टू लर्न अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, क्या आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखना चाहते हो, वांट टू बी अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर, क्या आप प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो। इस तरह के सवाल आपने करने हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन है। जब आपने फिर आपने उससे उसकी स्किल्स को पूछना है कि आपके पास क्या स्किल्स है, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपर्टीज और स्किल्स, तो वो आपको बताएगा यस मेरे पास ये स्किल्स हैं, या अगर उसके पास कोई स्किल नहीं तो कोई इतना इशू क्रिएट नहीं करना है, उन्हें कहना है वो सिर्फ यस और नो में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आपने उसका लेना है, और ये चीज़ें ज़रूरी हैं हायरिंग के लिए।
आपने उन्हें प्रोफेशनली ही उनका इंट्रोडक्शन लेना और उनसे पूछना है कि डू यू एवर यूटिलाइज़ योर एक्सपर्टीज़, क्या आपने कभी अपनी एक्सपर्टीज़ को या स्किल्स को यूज़ किया है जो आप में है। अगर उसके पास स्किल्स हैं तो ये आपने सवाल करना है, अगर उसके पास स्किल नहीं है या कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है तो फिर आपने ये सवाल नहीं करना। वो आपको बताएगा हाँ मैंने कभी की है एक्सपर्टीज़ को। तो सर आपने उनको यूज़ करते हुए कितना अर्न किया है, ये पूछना है आपने। बल्कि ये सारे सवाल ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, आप उनसे वन बाय वन करके भी पूछ सकते हो, लेकिन आपने नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल अकाउंट, उनका जीमेल किसी पेज पे साइड पे लिखना है। यानी एक ना अपना रजिस्टर बनाओ जिसमें अपने कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, अपना कस्टमर का नेम लिखो, उसके बाद उसका जीमेल अकाउंट, ये सारी चीज़ें आप अपनी एक साइड पे लिखो अपने रजिस्टर में। पूछें क्या उनको जॉब और बिज़नेस का डिफरेंस पता है, ये चीज़ें उनसे आपने लाज़मी पूछनी है। अगर नहीं पता तो फिर उन्हें रिच डैड पुअर डैड वाली वीडियो सेंड करो। उनको बताना ये कि हम लोगों ने बिज़नेस और जॉब का डिफरेंस बताना है कि इनका बेसिकली सही डिफरेंस है क्या। और वो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक ही बहुत अच्छी उसने डिज़ाइन की, वो सारी इसी के ऊपर है। और उसकी समरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, वो उस समरी में उन्होंने कंप्लीट कैश फ्लो के बारे में और उसको कैश फ्लो को किस तरह से मेंटेन रखना है, ये सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, तो वो वीडियो उनको कहना है कि सर बहुत सारे लोग कहते हैं उन्हें जॉब और बिज़नेस का डिफरेंस क्लियर है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता। बेसिकली रॉबर्ट कियोसाकी की जो बुक है ना, आपने उन्हें कहना है कि सर आपको रिच डैड पुअर डैड की बिज़नेस थ्योरी पता है, बिज़नेस समरी पता है। अगर नहीं पता तो वो उनके साथ लाजमी शेयर करें। उसमें वो चीज़ें बिज़नेस के बारे में और जॉब के डिफरेंस सबको क्लियर होता है, लेकिन जो उसमें बातें की गई हैं ना कि उन्होंने अपने कैश को मैनेज कैसे करना है, वो चीज़ें नहीं पता होती। तो हमने बेसिकली कैश को किस तरह से मैनेज किया जाता है ये उन्हें बताना है। वो आपने उन्हें वीडियो लाजमी सेंड करनी है, कहना है कि सर 15 मिनट्स की वीडियो, ये ज़रूरी आप ये देख लें। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में उनको बताना है कि सर ये किस तरह से हम इस पे ओवरकम कर सकते हैं। आपको सर या मैम उनको कहें कि सर किस तरह से आपको कोई इसका फीडबैक दें कि अनएम्प्लॉयमेंट पे हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। फिर उनको बोलें कि पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर हमने अपने मुल्क की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग बनाना तो हमें क्या-क्या स्टेप्स करने चाहिए, क्या-क्या स्टेप्स ज़रूरी हैं। तो इसका मेन स्टेप यही है कि हमें अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस पर्सन की ज़रूरत है, जो आए मुल्क में कारोबार करें और यहाँ पे ऐसे कारोबार करें कि जिससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़े और इम्पोर्ट हमारी कम हो। जहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, इम्पोर्ट कम हो जाएगी, हमारे करेंसी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो करेंसी की वैल्यू बढ़ने के साथ-साथ हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसका ये आंसर है, ठीक है? लेकिन पहले आपने अपने कस्टमर को सुनना है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे या इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो क्या जवाब दे रहा है। उसके बाद उसको आपने बिज़नेस प्रेजेंटेशन की वीडियो सेंड करने के सर ये लें, ये आपका प्लान ए हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, बिज़नेस प्रेजेंटेशन है मार्केटिंग टैक्टिक्स की, आप इसे देखें, देख के मुझे अपना फीडबैक दें। वो देख के आपको डेफ़िनेटली आपको रिप्लाई करेगा। ये 100% मैं इस बात के ऊपर श्योर हूँ। जब आप उसे वो बिज़नेस प्रेजेंटेशन जो अभी रिसेंटली अपडेट हुई है या अपलोड हुई है, आपने वही सेंड करनी है और वो सेंड करने के बाद वो आपको डेफ़िनेटली जो है टेक्स्ट करेगा, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ क्लियर की गई है। जहाँ पे उसे अच्छी लर्निंग मिल जाती है ना, वहाँ पे उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और जब किसी कस्टमर के या किसी पर्सन को आप हायर करने जा रहे हो, जो एक पर्सन किसी कंपनी को जॉइन करना चाह रहा हो और उसके डाउट सारे क्लियर हो जाए ना, तो वो डेफ़िनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेगा। जब आपका पर्सन बिज़नेस प्रेजेंटेशन वाली वीडियो देख लेता है तो आपका सेकंड इंटरव्यू स्टार्ट हो। आपने कहना है कि सर और मैम आर यू रेडी फॉर योर सेकंड इंटरव्यू। तो अब वो सेकंड इंटरव्यू में आपने उससे कुछ सवाल करने हैं, और वो सवाल क्या होंगे आपने उनसे पूछना है व्हाट यू लर्न फ्रॉम द वीडियो रिच डैड वर्सेस पुअर डैड। तो वो आपको बताएगा और फिर उसके बदले में आपने उसे क्या जवाब देने हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और एंड पे आपने उनसे पूछना है कि सर डू यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, क्या वाकई डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो। अगर वो कह देगा येस तो उससे कहें कि आप सिलेक्टेड हैं और इंशाल्लाह आप मुझे, अगर आप फ्री नहीं हो आप अपने कस्टमर को टाइम भी दे सकते हो प्रोफेशनली डील करने के लिए ना। आप कहें कि सर कल आपका इतने बजे इंटरव्यू लिया जाएगा, सेकंड इंटरव्यू है आपका, आप अपने कस्टमर को टाइम दे दो, दूसरे कस्टमर्स को डील करना शुरू कर दो। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि आपका वो जो कस्टमर है ना उसको सोचने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। और ये कि जब आप अपने कस्टमर, इसके बाद ये कि वो कस्टमर जो होगा ना आपसे टायर्ड नहीं होगा। जो एक कस्टमर आपसे फ़ौरन से टायर्ड हो जाता है ना, वो कस्टमर टायर्ड नहीं होते जब आप उन्हें इस तरह से प्रोफेशनली लेके चलते हैं। और जो आपका प्राइसिंग प्लान है ना, वो आपने पता है कब देना, आपने कहना है कि सर सेकंड इंटरव्यू के बाद आपको आपका नेक्स्ट प्लान मिल जाएगा या नेक्स्ट आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा जिस पे आपने काम करना होगा। तो पहले आपने उनका यानी सेकंड इंटरव्यू के बाद उन्हें वो प्लान प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।
और मैं ना डिस्क्रिप्शन में ये सवाल सारे मेंशन कर दूँगी जो कि फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए मैंने आपको बताए हैं, ठीक है? और आप इन पॉइंट्स को कहीं लिख लो।